देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में सरकार जुटी हुई है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छोटे मझोले कारोबारी, जो कि पूरे जीडीपी के 30% से ज़्यादा का हिस्सेदार हैं। और अब सरकार की कोशिश है कि जीडीपी में इनकी भागीदारी 30% से बढ़ा करके 40% किया जाए। और इसके लिए सरकार समय समय पर एमएसएमई के लिए कई सारी योजनाओं का ऐलान करती है, जिसमें सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना, समाधान योजना या फिर इस तरह की दूसरी योजनाएं। लेकिन इन सारी योजनाओं का फायदा एमएसएमई पूरी तरह से उठा सके, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसके लिए सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के जरिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार का मकसद है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए सभी उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बेहद आसान और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना होता। जरूरत है सिर्फ आधार और पैन की। उद्यम registration.gov.in पर लॉग ऑन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए टैब पर क्लिक कर मोबाइल से लिंक आधार नंबर और अपना नाम भरें। मोबाइल पर आए ओटीपी को अंकित कर कंपनी और पैन की जानकारी भरें। 6 से 10 नंबर तक मांगी गई जानकारी भरने के बाद 11 और 12 नंबर पर इकाई का नाम और पता दर्ज करें। 13 नंबर पर कंपनी का आधिकारिक पता भरें। 15 नंबर पर उद्यम का स्टेटस भरना है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें। 17 नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का चुनाव करें। 18 नंबर पर एनआईसी कोड दाखिल करें। कंपनी में नियोजित व्यक्तियों की संख्या भरें। डिटेल वेरीफाई होने पर 20 और 21 नंबर की जानकारी खुद भर जाएगी। ई मार्केट एंड ट्रेड्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए 22 और 23 नंबर पर हाँ चुनें। मोबाइल पर आए ओटीपी को भरकर फाइनल सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के कुछ दिन बाद आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ो इंडिया। तो देखा आपने, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना कितना ज़्यादा आसान है। जिन एमएसएमई ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम, आगे बढ़ो इंडिया। हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं 3 खास मेहमान। श्री अतीश सिंह जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है छोटे मझोले मंत्रालय, जिसको एमएसएमई मंत्रालय कहते हैं उसके। दूसरे खास मेहमान हैं राजीव चावला साहब, जो कि चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया के। और HP कुमार साहब, जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं PhD इंडस्ट्री चैम्बर के, और इससे पहले NSIC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आगे बढ़ो इंडिया, जैसा कि हमने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि एमएसएमई भी तेज़ी से आगे बढ़े। सबसे पहला सवाल आतिश सिंह साहब आपसे होगा कि ये जो हम लोगों ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की है, अगर कोई एमएसएमई आपसे ये पूछना चाहे कि हमें इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उद्यम रजिस्टर अपने आप को कराना चाहते हैं, सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन है। और उसके अलावा ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे आपने समझाया, खुद ही बताया कि ये बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसका, अगर आप उद्यम रजिस्टर्ड हैं तो आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास जितनी भी अगर आप एक ही रजिस्ट्रेशन से जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो या फिर सर्विस के क्षेत्र में हो, वो सारे की सारी एक्टिविटीज़ आप एक ही जगह पे आप रजिस्ट्रेशन के अंदर पा सकते हैं। साथ के साथ इसके सबसे जो बड़ी आपको इसमें फ़ायदा होगा रजिस्ट्रेशन कराने से, आपको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स हैं जो कुल मिला के कोई 25 की स्कीम्स चलाती हैं, भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एमएसएमई स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। You will be able to derive the benefits and incentives of the schemes which are being offered by these ministries and departments. तीसरा, आपको बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास तमाम तरह के स्कीम्स और बेनिफिट्स अवेलेबल है एमएसएमईज़ को। अगर आप उद्यम में रजिस्टर्ड हो, आप वो वाली स्कीम्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो बहुत पुरानी डिमांड थी इंडस्ट्री की, रिटेल और होलसेल ट्रेड को भी इसके अंदर लाया जाए, उसको भी हमने एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जोड़ दिया। और अब एक स्पेसिफिक उसके अंदर एक इंसेंटिव दिया है कि जो भी इसमें रिटेल और होलसेल वाले एमएसएमई रजिस्टर करेंगे, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्लासिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा। एक भारत सरकार की एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है स्ट्रीट वेंडर स्कीम, वो भी हमने इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को भी एमएसएमई में जोड़ दिया, सो दैट दे ऑल्सो जॉइन दी फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जितनी भी समस्याएं हैं एमएसएमई सेक्टर को, चाहे वो एक्सेस टू फाइनेंस हो, एक्सेस टू क्रेडिट हो, एक्सेस टू
इक्विटी हो, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो, टूलिंग की ज़रूरत है, डिजिटाइजेशन दोनों में जाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। सारी जो समस्याओं को उन स्कीम से समाधान पा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना का फ़ायदा इस पोर्टल के जरिए आप उठा सकते हैं ज़्यादा आसानी से, आपको सब कुछ एक तरह मिलेगा। और दूसरी, अगर कोई दिक्कत भी हो तो उसके समाधान की व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसको डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन चावला साहब, 2020 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। अब तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके तहत जो रजिस्ट्रेशन हो पाया है उसको लेकर के आपको क्या लगता है, कितने कारगर हो पाए हैं रजिस्ट्रेशन? यदि मैं आज की डेट देखूं एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, तो लगभग 87 लाख रजिस्ट्रेशन आज की डेट में है। और वो देश जहां हम देखते हैं कि लगभग 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज़ हैं, तो वहाँ 87 लाख या 1 करोड़ तक की लगभग जो फिगर है, यानी अभी बहुत बड़ा वर्ग अभी एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की महत्ता को समझ नहीं पाया है। कोई भी उद्यमी अपने ज़रूरत के हिसाब से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है, पैन लेता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरता है। यहाँ पर केवल डिक्लेयर करना है कि मैं एमएसएमई हूँ, मैं माइक्रो हूँ, स्मॉल हूँ या मीडियम हूँ, ताकि उसके आधार पर जो इंसेंटिव्स मिलते हैं माइक्रो, स्मॉल को या मीडियम को, उसका लाभ वो यूनिट, वो उद्यमी उठा सके। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि यदि वो माइक्रो और स्मॉल है तो उसको पेमेंट की भी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है कि 45 दिन में उसकी पेमेंट उसको मिलना अनिवार्य है। और डिले होने पर उसको एक स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसका फ़ायदा उठा के 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपनी पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी उद्यमियों को जागना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली टर्नओवर के हिसाब से वो अपने आप को अपग्रेड करती है, या इन्वेस्टमेंट जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न्स में भरते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करेगी। तो ये ज़रूरी है और बहुत सी राज्य सरकारें भी आज इसकी डिमांड करती हैं। HP कुमार साहब, आपके पास मैं आऊँगा। और आप तो बहुत पुराने MSME से जुड़े हुए हैं, अभी तो PhD CCI से, उससे पहले NSIC के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। इस पोर्टल से जैसा कि चावला साहब ने बताया कि 87 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वाकई विकास के जो रफ्तार चल रही है उसमें पीछे छूट जा रहे हैं? उनके लिए किस तरह का आपको चैलेंजेस आएगा नहीं जुड़ते हैं तो? एक्चुअली इसके लिए आपका कहना सही है कि वो विकास की रफ्तार में उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे जो रजिस्टर्ड हैं, परंतु इसके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी है। जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि 6 करोड़ 30 लाख के आसपास हैं गवर्नमेंट डेटा के अनुसार, और 1 करोड़ से कम अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आई हैं, तो बाकी 5 करोड़ एंटरप्राइजेज़, एक तो इस वजह से कि उनको थोड़ी घबराहट होती है कि अगर वो फॉर्मल एंटरप्राइजेज़ में कन्वर्ट होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, और टैक्स वगैरह का इम्प्लीकेशन उनको थोड़ा चिंता का एक विषय बनता है उनके लिए। तो इसके लिए उनको अवेयर कराने की ज़रूरत है थ्रू वेरियस कैंपेन्स और प्रोग्राम्स, या मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छा तरीके से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग फॉर्मल सेक्टर में आना नहीं चाहते, पर उनकी जो भ्रांतियां हैं, उनके जो घबराहट, डर है कि फॉर्मल सेक्टर में आने से और रजिस्ट्रेशन कराने से, एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उनको लगता है कि शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि बहुत सिंपल है। सर, ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना एक बड़ा चैलेंज है। तो सरकार इसमें किस तरह की रणनीति अपना रही है? क्या इंडस्ट्री चैम्बर के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है? क्या आपको लगता है कि वाकई अवेयरनेस अगर होता तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ पाएगा? इसमें अवेयरनेस और पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हमारा जो अपने मंत्रालय का जो इनिशिएटिव है उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो हम लोग अपने आप ही कैंप मोड में काम कर रहे हैं, हर एक जगह रजिस्ट्रेशन कैंप्स खोल रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी कुछ दिनों में अब इतने सारे हर एक स्टेट में हम लोगों ने प्लान कर रखा है कैंप मोड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ ही डिफरेंट स्कीम्स जो हम लोग देते हैं उन सबको भी ऑन बोर्ड कराना है। फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम और रजिस्ट्रेशन है वो हमारे सिस्टम से जुड़ जाए और इसके अंदर नंबर्स बढ़ जाए। तीसरा, हम लोग चाहते हैं एसोसिएशंस और डिफरेंट
बॉडीज़ जो अवेलेबल हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, उनके साथ मिल के काम करके और रजिस्ट्रेशन का नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आया है कि 2020 में हम लोगों ने उद्यम पोर्टल की शुरुआत की है। एमएसएमई तो उससे पहले से हैं और अलग अलग स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। तो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, क्या उनको भी इसके तहत अपने आप को दोबारा रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके अंदर इस साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया था, अगर आप उद्यम आधार मेमोरेंडम पर रजिस्टर्ड है, जो पुराना सिस्टम है, पुरानी जो प्रणाली UOM के है, तहत, हाँ। UOM है, उससे अगर आपको इसके अंदर माइग्रेट करना है तो आपको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसकी जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2022 थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जून 30 तक। चावला साहब, इस पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एमएसएमई से जुड़े हुए भी हैं और कई लोगों से आप लगातार संपर्क में रहते हैं, कि पिछले 4-5 साल में किस तरह का बदलाव आया है उनके माइंडसेट में, उनके काम करने के तौर तरीके में, या फिर कहें कि उनके कारोबार विस्तार को लेकर के? पिछले 5 वर्ष में तो पूरे उद्योग जगत में, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आया है। और भारत में विशेष तौर से अगर मैं देखूं 2014 के बाद की जर्नी को देखूं, तो एक सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी वो था एक बैंक अकाउंट खोलने की बात हुई, कि एक फॉर्मल बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट्स आए हमारे माइक्रो सेक्टर में। बहुत लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले, ज़ीरो बैंक अकाउंट्स की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की। एक बड़ा मैसिव कैंपेन था और उसकी वजह से बहुत सारे उद्योग डिजिटलाइजेशन की तरफ गए। तो एक बहुत बड़ी, क्योंकि भारत बहुत पीछे रह गया था पिछले कुछ वर्षों में, हम माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े थे, तो बहुत जल्दी एक स्मार्टफोन के साथ ऐप्स डाउनलोड करने के साथ, एक बैंकिंग व्यवस्था के साथ, सरकार की व्यवस्था के साथ हमारा माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर जुड़ा। तो एक डिजिटलाइजेशन जो पहला कदम था। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज़ थी भारत ने देखी, वो थी जीएसटी। तो उसके लिए बहुत काम हुआ और आज भी लगभग 1.5 करोड़ भारत के उद्यमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, यदि आप देखेंगे तो 98% उसमें एमएसएमईज ही हैं। अनफॉर्चुनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा वो उद्यमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी नहीं जुड़े। नहीं। कुमार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया और जिन लोगों ने नहीं कराया, उन दोनों में सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाने का अंतर किस तरह से आपको दिखा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने हर बार कुछ न कुछ नई स्कीम लेकर के आई एमएसएमई को ज़्यादा राहत पहुंचाने के लिए। तो जो लोग उद्यम पोर्टल थे, क्या ऐसा था कि उनको ये बेनिफिट ज़्यादा आसानी से पहुँच पाए, आसानी से फ़ायदा उठा पाए? देखिए, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, सरकार की नज़रों में वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो उद्योग अपने एमएसएमई मंत्रालय की हों या वो किसी और मंत्रालय की हों, सबसे पहली आवश्यकता और सबसे पहली प्री रिक्विजिट तो यही है कि आप एमएसएमई कैसे प्रूव करेंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं क्या उद्यम के अंदर, चाहे वो पुरानी प्रक्रिया में हो या नई प्रक्रिया में हो। तो नॉन रजिस्टर्ड एमएसएमई जो एंटरप्राइजेज हैं, जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, उनको इसका बेनिफिट कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल रहा होगा, ना ही बैंकों से, क्योंकि बैंक से भी अगर आप क्रेडिट लेने जाएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रायोरिटी सेक्टर में करना होता है, तो वो भी बगैर रजिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी रजिस्ट्रेशन, अब वो जेम हो या ट्रेड्स हो या जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपको टाइमली पेमेंट रिकवर करना है अपने बिल्स का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करना है, या गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो किसी भी मंत्रालय की हों, उनको अवेल करना है, तो ये एक आवश्यकता है कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उसका नंबर क्या है और उसकी डेट्स। तो आतिश सर, मतलब ये माने कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जिन्होंने, उनको तो बड़ा नुकसान होता होगा। सिस्टम जो आपको ऑफर कर रहा है, गवर्नमेंट आपकी जो सहायता कर रही है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया, घबराहट की बात है, लोगों के दिमाग में ये डर है कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, टैक्स फोल्ड के अंदर आ जाएंगे और मेरे को लेबर लॉज लग जाएंगे। ये सब, ये एक, मैं अगर कहूँ तो एक सेंस ऑफ इमेजिन्ड फियर है ये। तो ये नेटवर्क 18 के इस खास मुहिम के प्लेटफॉर्म से क्या आप आश्वासन दिलाना चाहें कि इस तरह के कोई आप डर ना रखें? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग, आपके जो सोच में जो इमेजिनेशन की वजह से ये फियर्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही अनफाउंडेड हैं, क्योंकि आपको अगर जो एडवांटेजेस जो मिलने वाले हैं, जो आपको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गवर्नमेंट सिस्टम या किसी भी फॉर्मल प्रोसेस में ज्वाइन करने के, दे विल फार be over and above the fears which you have. The compliance burden in any case, जितना भी आपके जो fears है compliance burden के लिए, भारत सरकार ने इतना compliance burden reduce करने की तरफ काम कर रहे हैं, इतने laws हम लोगों ने ख़त्म भी कर दिए हैं। जो compliance burden था उसको कम कर दिया गया है,
और आपके जो बाकी जो टैक्सेशन के जो रिजीम है उसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीली की जा रही है। इंसेंटिवाइजेशन एफर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है ताकि आपको हर एक सिस्टम में जहाँ भी आपको एमएसएमई की प्रॉब्लम है, चाहे क्रेडिट में प्रॉब्लम हो तो आपको इंसेंटिवाइजेशन दिया जा रहा है, चाहे आप इक्विटी में जा रहे हैं फंड्स क्रिएट कर दे। इस तरह से हर टेक्नोलॉजी में है, टूलिंग में है, स्किलिंग में है। आपका यह बयान ये खासतौर से उन एमएसएमई के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है जिनके मन में कहीं भी ये डर हो कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिए तो कई तरह के कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा, टैक्स के नेट में आ जाएंगे। इस तरह के बिल्कुल कोई बात नहीं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है दरअसल आपको सरकारी सुविधाएं बेहतर तरीके से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश है, ना कि आपको रेगुलेट करने की कोशिश है। ये एक तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश है। चावला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा अब, और सभी उद्यमी और दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि एक भी नुकसान नहीं है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराने का। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जैसे जितना समय एक ईमेल आईडी बनाने में जनरेट करने में लगता है उतना उससे कम समय में ये हो जाता है, और केवल सुविधाएं हैं जो मिलती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रजिस्ट्रेशन ना कराने के तो नुकसान है, और कराने का सिर्फ फायदे ही फायदे। तो आप लोगों की बातचीत का असर कितना ज़्यादा पड़ रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं और नेटवर्क 18 के इस खास मुहिम आगे बढ़ो इंडिया, तो इस शो के चलते चलते जहां इस पोर्टल पे अब तक करीब 87 लाख लोग रजिस्ट्रेशन के आसपास थे, अब वो 1 करोड़ के आसपास छूने वाला है। तो खुशखबरी दे दूं कि इसका असर कितना ज़्यादा, और अवेयरनेस जो आपने कहा ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे होता है। तो इस पोर्टल के जरिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए, सिंह साहब क्या ये मानो कि आगे चल के हम लोग किसी तरह की और व्यवस्था बढ़ाएंगे ताकि लोग इसमें ज़्यादा आकर्षक कर? जैसे मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एमएसएमई की रेटिंग कर दें इस पोर्टल के जरिए ही, कि जहाँ दिखे कि कौन से एमएसएमई ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, कौन से एमएसएमई ज़्यादा मजबूत हैं, या कुछ ऐसा करें जैसे सिविल स्कोर होता है, कुछ उस टाइप से करें ताकि इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़े, इसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़े। तो ये जो आप बात पूछ रहे हैं, ये आप जो एक इंडेक्स बनाने की बात कर रहे हैं या कुछ एक रेटिंग मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने को बताया एक रैम प्रोग्राम है, उसके अंदर हमारे को जो प्लान हम लोगों ने कर रखा है उसके अंदर एक हम एनुअल स्टेट ऑफ द एमएसएमई रिपोर्ट बनाने वाले हैं। हर साल एक पूरे सेक्टर की रिपोर्ट देगा, इस सेक्टर के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, कौन सा सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे गैप्स हैं, किस रीजन में किस तरह से एमएसएमई सेक्टर आगे चल रहा है। उस तरह की एक रिपोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए बनाई जाएगी। उसके अंदर एक्सपोर्ट्स होगा, टेक्नोलॉजी होगा, फाइनेंसेस होगा, तमाम तरह की चीज़ें कैप्चर की जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी इमीडिएटली होने वाली है, जो उद्यम सर्टिफिकेशन है उसको हम डिजी लॉकर पे लाने वाले हैं। अच्छा, अगर डिजी लॉकर पे आ जाएगा तो वो एंड टू एंड क्रेडिट प्रोसेस में आ जाएगा। अभी आपको अगर फिनटेक पे लोन लेना है तो आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ता है, उस टाइम मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको डायरेक्टली। इस तरह की हम चीज़ें करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम उस पोर्टल में होने वाला है, इंटरऑपरेबिलिटी होने वाली है। इंटरऑपरेबिलिटी विद डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ दी स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी, उन सबको इंटरऑपरेबल। आपका अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड तो आप ऑटोमेटिकली इसमें भी रजिस्टर्ड हो जाओगे। इस तरह से हम लोग बाकी पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे उन्होंने बताया ट्रेड्स का पोर्टल है, जीएसटी का पोर्टल है, समाधान का पोर्टल है, सरसाई का पोर्टल है, जेम्स का पोर्टल है, और ई कॉमर्स के पोर्टल्स है। MSMEmart.com हम लोग मंत्रालय में चला रहे हैं, उसको भी और हम लोग तेज, और उसके अंदर B2B से B2C करने वाले हैं। ई खादी पोर्टल है। ये सारे पोर्टल्स को हम लोग इंटरऑपरेबल कर देंगे। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल पोर्टल बन जाएगा। उद्यम से ही आप कहीं पे भी आप ई खादी में भी जा सकते हैं, ई क्रेडिट में भी जा सकते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स में भी जा सकते हैं, जेम्स में भी जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे पोर्टल इकट्ठे हो जाएंगे और आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आ गया। कुमार साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? चूंकि मुझे तो लग रहा है कि रोड मैप इनका बहुत ही रोबस्ट है कि बहुत सारी चीज़ें करने वाले इस पोर्टल का दायरा बढ़ाने के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं। केवल मेरा एक ही सजेशन है, एमएसएमई सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को अगर हमें सब्सटेंशियली बढ़ाना है तो जो 5 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको भी तो लाना पड़ेगा ना फॉर्मल सेक्टर में। उनको लाने से ही उनकी जो डेटाबेस है सारा वो कैप्चर हो जाएगा। उसमें जीएसटी का भी एडवांटेज है, उसमें कॉरपोरेट टैक्सेशन का भी एडवांटेज है, उसमें लेबर फोर्स जो उसमें लगी हुई है उनको भी सहूलियत मिलेगी। तो ओवरऑल इकोसिस्टम जो इंडस्ट्री का है, जो कि एमएसएमई सेक्टर का है, इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस का, वो इम्प्रूव होगा। और वो तभी हो सकता है जब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को उन तक पहुंचाया जाए, और उसको पहुंचाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जगह जगह कैंप्स लगाने होंगे, जगह जगह
एसोसिएशंस के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उन क्लस्टर्स में जाके इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस को इकट्ठा करके और उनको रजिस्ट्रेशन की सुविधा देनी चाहिए। कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? जो शो का टाइम अब खत्म हो रहा है, आतिश सिंह साहब। नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सब आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग ये प्रोग्राम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन की तरफ आए। इस स्कीम, इस सिस्टम को ज्वाइन करने से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा। लास्ट वर्ड। बस ये कहूँगा कि मैं सरकार के इस इंटीग्रेशन मॉडल से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द हो, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये एक कदम आगे ही होगा। और MSME रजिस्ट्रेशन मेरे सभी उद्यमी साथी कराएं, जिन्होंने आज तक नहीं कराई है वो ज़रूर कराएं, ऐसा मेरी अपील भी रहेगी उनसे। चलिए, तो आतिश सिंह साहब आपका, चावला साहब आपका, कुमार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। तो ये थी नेटवर्क 18 की खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया। हमने जाना कि MSME के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम ये अपेक्षा रखें कि MSME इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और देश के विकास में मजबूत धुरी बनेंगे। नमस्कार।